नमस्कार साथियों, बिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज हम एक नए एक्ट के साथ एपीओ की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, एक मेजर एक्ट के रूप में इसको पढ़ा जाता है। इस एक्ट के अंदर 3 भाग होंगे। इसके 3 तो इसके भाग होंगे, 11 इसके अंदर चैप्टर होंगे और 167 सेक्शंस हैं इसके अंदर, धाराएं हैं। मतलब पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को देखो तो 3 भागों में 11 अध्याय और 167 धाराओं में विभाजित किया गया है। पहला चैप्टर इसका बात करेगा रिलेवेंसी के संबंध में। अभी आपको रिलेवेंसी पता नहीं है, सुसंगतता होगी क्या। दूसरा एविडेंस के बारे में बात करेगा। तीसरा कैसे साक्ष्य पेश करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों बना, क्या इसकी आवश्यकता थी, क्या बिना एविडेंस एक्ट के भी एविडेंस नहीं चल सकता था क्या, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। देखो, एक्ट बनने का सन देखोगे तो ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून है और इतना प्रभावी और इफेक्टिव कानून है कि अभी तक इसमें अमेंडमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐड किया है, बाकी कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया। रीजन क्या है कि अंग्रेजों के कानून हमने सारे इंग्लैंड से अडेप्ट किए हैं और इंग्लैंड में बहुत पहले से कानून बने हुए थे, तो वहाँ के कानून की जो कमियाँ थी वो इंग्लैंड में ही सुधार ली गई। और जब इंग्लैंड के कानून को हमने एडप्ट किया, हमने उसको ग्रहण किया, तो हमारा कानून बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ आया। जैसे आप देखोगे कि कंप्यूटर के आविष्कार के सन पढ़ोगे तो सबसे पहले कंप्यूटर एक कमरे के बराबर हुआ करता था, फिर साइज छोटी छोटी हुई। आजकल जो एप्पल के मैकबुक आते हैं इतना सा पतला सा साइज का आता है। उनकी पावर्स देखो, आप काम करने की प्रोसीजर की पावर देखो, 15 जनरेशन 40 जनरेशन पे वो काम कर रहे हैं। तो अब इसी एप्पल के मैकबुक को अगर कोई दूसरा अडेप्ट करेगा तो उसके पास बेस्ट वर्जन जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि हमें डायरेक्ट इंग्लैंड से मैकबुक का वर्जन मिल गया। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के मन में दुविधा चल रही होगी हिंदी में ही चलेगा इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपको पता है मेरा मोस्टली पार्ट हिंदी में होता है, बाकी फिर मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। समझाना मोस्टली हिंदी के लैंग्वेज में ही हो पाता है। ठीक है, नए एक्ट के भी पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, नए एक्ट पढ़ें क्या। भाई सिलेबस में लिखा नहीं, फिर भी तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लो, उसमें कौन क्या कर सकता है। एक्चुअल में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनको भी पता नहीं है कि नए लॉ सिलेबस में चेंज करने नहीं करने। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग की उपज है कि नए लॉ चल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। पुराने लॉ का के बाद आप लग जाओगे और नए लॉ की 1 महीने ट्रेनिंग दिला देंगे तो नए लॉ भी आप सीख जाओगे। कौन सी नई चीज़ है। और जो केस पुराने लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो केस तो अभी 10 साल चल रहे हैं, तो पुराने लॉ की भी आपको आवश्यकता है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है और आज के टाइम भी जो पुलिस ऑफिसर है सब उसी को फॉलो अप कर रहे हैं, पुराना प्लस नया। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये पूछने योग्य सवाल नहीं है। जो सिलेबस दिया है उसी पे फोकस करें, बदल देंगे तो बदले हुए सिलेबस पर आ जाएंगे। कब बना ये कानून? 1872 में बना। प्रयास हुआ सबसे पहले एक हेनरी मैन नाम के एक व्यक्ति आए। ये थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर बना था ये कानून। थर्ड लॉ कमीशन जानते हो, विधि आयोग जो कानूनों के लिए सिफारिश करता है। जैसे अभी लॉ कमीशन ने सिफारिश की कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए, तो सरकार उस पर काम करने लग जाती है। तो थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर सबसे पहले हेनरी मैन ने 1868 में इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, पर एक्चुअल में जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, इसी ड्राफ्ट को मॉडिफाई किया था जेम्स स्टीफन ने। जेम्स स्टीफन ये व्यक्ति थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाने वाले व्यक्ति जेम्स स्टीफन ने। और इन्हीं ने जो प्रारूप तैयार किया था हेनरी मैन के प्रारूप को मॉडिफाई करके, उसी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में पारित किया गया। क्यों? साक्ष्य
शब्द इंग्लिश में इसको बोलते हैं एविडेंस। और एविडेंस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये एक लैटिन शब्द है एविडेर। क्या नाम है लैटिन शब्द? एविडेर। इंग्लिश में करो तो EVIDARE, एविडेर नाम का एक शब्द है, उससे बना है एविडेंस। और एविडेर का मतलब क्या होता है? साफ दिखाई देना, साफ दिखाई देना। तो एविडेंस का मतलब ही ये होता है कि कोई फैक्ट जो न्यायालय के सामने विवादास्पद है उसको बिल्कुल साफ साफ आप देख पा रहे हो, इसका मतलब वो एविडेंस की वजह से कर पा रहे हो। ठीक है। एविडेंस एक्ट ऐसा नहीं है कि 1872 में ही बना, उससे पहले भी 3 बार एविडेंस एक्ट बनाने का प्रयास हुआ। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1835 में बना था। ये 1835 का अधिनियम संख्यांक 10 था। सेकेंड बार इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने का प्रयास 1855 में हुआ और ये 1855 में 02 ऑफ 1855 इसका अधिनियम संख्यांक था। और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, तत्कालीन वायसराय थे, उनके समय उन्होंने साइन करके इसको विधि मान्यता दी। जैसे अभी राष्ट्रपति के साइन होते हैं, उस समय तत्कालीन वायसराय चलते थे, उससे पहले गवर्नर जनरल चलते थे। तो वो प्रक्रिया विधेयकों पे साइन करने वाली प्रक्रिया को जैसे आज राष्ट्रपति करता है फाइनल, वैसे वही किया करते थे। तो हमारे लिए इतनी सी चीज़ काम की है कि जेम्स स्टीफन ने तैयार किया, उससे पहले हेनरी मैन ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। वर्तमान एविडेंस एक्ट देखा जाए तो जेम्स स्टीफन की देन है। ये सारी चीज़ें मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि और भी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब एविडेंस एक्ट की आवश्यकता क्यों है? अगर बिना एविडेंस एक्ट के भी ऐसा हो सकता था कि जज के सामने कोई आके साक्ष्य दे जाता और जज उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर देता। होता होगा क्या बिना एविडेंस एक्ट के भी कार्रवाइयाँ नहीं चलती थी? क्या चलती ही होंगी। फिर हमारे गांव में एक पंच वाला सिस्टम है कि पंच बैठते हैं किसी भी चीज़ का न्याय करने के लिए और वो डायरेक्ट लोगों की बात सुनते हैं, उसके आधार पर न्याय कर देते हैं कि ऐसा ऐसा फैक्ट हुआ। फिर एविडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? एविडेंस की ज़रूरत ऐसे पड़ती है कि एक व्यक्ति का मर्डर हुआ और मर्डर के रिगार्डिंग जज ने पूछा किसी से कि आप बताओ क्या हुआ था उस दिन। वो बता रहा है कि सर मैं तो उस दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा था, अपने ससुराल जा रहा था वाइफ को लेने। ये सारी जज कहेगा इसका मर्डर से क्या लेना देना, मुझे एक्चुअल में बताओ कि मर्डर का क्या हुआ था। सर मर्डर का तो पता नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई मूल तथ्य से भटक कर इधर उधर की बातें ना हो, डायरेक्ट फैक्चुअल बात है जो एविडेंस के रूप में काम की है वो डायरेक्ट सामने आए, इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट को बनाया गया। और यहाँ एक पोर्शन जोड़ा गया, उसको बोलते हैं चैप्टर 5 को रिलेवेंसी। चैप्टर 5 है उसको रिलेवेंसी बोलते हैं। रिलेवेंसी का मतलब सुसंगतता। सुसंगतता मतलब जिसको पास में, संगत मतलब होता है अपने जैसा, और सुसंगत मतलब अच्छा हो, जो अच्छा हो और हमसे जुड़ा हो उसको हम एडमिट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एविडेंस के रूप में काम में ले लेते हैं। तो ये जो सुसंगतता शब्द है इसमें बता दिया कि केवल इतना ही एविडेंस लेना है, इसके अलावा आपको किसी फैक्ट का एविडेंस नहीं लेना। तो यहाँ जज को एक फिक्स क्राइटेरिया दे दिया कि ये एविडेंस आए तो लो, अन्यथा दूसरे को आप भगा सकते हो आराम से। एविडेंस एक्ट के कुछ उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। 3 उद्देश्य हैं एविडेंस एक्ट के। 3 उद्देश्य हैं। पहला क्या है? साक्ष्य को डिटरमाइन करने में सहायता करना, साक्ष्य का अभिनिश्चयन करने में सहायता करना, अभिनिश्चयन करने में सहायता करना। ठीक है, क्या होता है ये? यहाँ आपको समझ नहीं आएगा अभिनिश्चयन क्या होता है, पर जब लास्ट में आप फाइनल एविडेंस की धाराएं खत्म करोगे तब आपको 3 उद्देश्य समय आएंगे कि साक्ष्य का अभिनिश्चयन करना। जज के सामने कई प्रकार के एविडेंस आते हैं, 20 लोग एविडेंस देने आए, जज अपना जजमेंट किस एविडेंस के आधार पर करेगा वो साक्ष्य अधिनियम अभिनिश्चय करवाता है। जैसे एक व्यक्ति आकर कहता है कि सर मैंने देखा था कि ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति पर गोली चला रहा था,
ये फैक्ट जज के सामने आया। जज क्या इसको बिल्कुल ठीक मान ले या इसमें कुछ तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है, दोनों चीज़ों पे जज विचार करता है। और जब वो विचार कर रहा होता है तो इसके लिए एक प्रोसीजर बनाया जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। सामने वाला वकील आके देखता है, बिल्कुल आपने देखा था कि गन थी सामने वाले व्यक्ति के पास और उसने गन चलाई थी, कि हाँ बिल्कुल मैंने देखा था। कि अच्छा गन कौन सी थी, सिंगल नाली वाली या दुनाली वाली? आप सब आर्म्स एक्ट पढ़ के आए हो, आर्म्स एक्ट हमने पढ़ रखा है। तो सिंगल नाली थी, दुनाली थी, 315 थी या 309 थी? गन के भी टाइप्स होते हैं। वो कहेगा सर सिंगल नाली गन थी। क्रॉस एग्जामिनेशन वाला वकील कहेगा कि सर जो गन बरामद हुई है अभियुक्त के पास से वो दुनाली गन है। तो वहां उसका एविडेंस कंट्राडिक्ट कर दिया कि आप तो कह रहे थे सिंगल नाली गन से फायर किया, वो तो दुनाली गन थी। तो आप कह रहे पिस्टल से फायर हुआ, इनके पास तो 12 बोर थी। पिस्टल की साइज होती है एक हाथ के बराबर की, आधे फीट की, और 12 बोर की गन की साइज होती है 4 फीट। तो आप एज एविडेंस में कोई अगर झूठा एविडेंस दे रहा है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा हटा सकते हो। तो साक्ष्य के अभिनिश्चय करने में सहायता करना पहला उद्देश्य हो जाता है। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो जो दीर्घ सूत्री जांचें चलती हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड में जो जांचें करती है, दीर्घ सूत्री जांचों को रोककर अनावश्यक साक्ष्य से मजिस्ट्रेट को बचाना। अनावश्यक साक्ष्य से मजिस्ट्रेट को बचाना। ये मजिस्ट्रेट की जगह जज भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों सिविल और क्रिमिनल में एविडेंस एक समान रूप से लागू होता है। मजिस्ट्रेट को बचाना। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया कि लंबी जांचें चलें, कि 50 एविडेंस आए, उनमें से काम के 5 ही एविडेंस है, तो वो 45 एविडेंस हम क्यों सुने? वो हमारा सिर्फ समय ही खींचेंगे, समय जाया करेंगे। तो जज को फिक्स क्राइटेरिया दे दिया कि आप अनावश्यक साक्ष्य नहीं लेंगे, केवल वही साक्ष्य लेंगे जो रिलेवेंट है। और ये रिलेवेंसी आप सेक्शन 6 से लेकर 55 तक पढ़ोगे, ठीक है। तो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक ये रिलेवेंसी चलती है। हालांकि इसको सेक्शन 5 से इंक्लूड कर दो, क्योंकि 5 बताता है कि किन किन तथ्यों का साक्ष्य लिया जाता है। तो 5 से 55 या 6 से 55 दोनों ही रिलेवेंसी से रिगार्डिंग एरिया है। यहाँ फिक्स कर दिया केवल आप इन्हीं तथ्यों का साक्ष्य लेंगे, इनसे बाहर जाकर ना तो कोई साक्ष्य लिया जा सकता है ना ही ग्रहण करोगे। तो जज को बांध के कुर्सी पे बिठा दिया कि इनके अलावा दूसरा एविडेंस आए आप मना कर देना, केवल यही साक्ष्य लो ताकि आप कम समय में पूरा मामला सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है। तीसरा क्या उद्देश्य है एविडेंस एक्ट का? वो है कि विवादग्रस्त विषयों को साक्ष्य के माध्यम से, विवादग्रस्त विषयों को साक्ष्य के माध्यम से तय करना। तो ये एविडेंस एक्ट क्यों बनाया कि पूरा जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर है उनको साक्ष्य के माध्यम से मजिस्ट्रेट तय कर सके, माध्यम से तय करना। ये 3 उद्देश्य हैं और 3 ही सिद्धांत हैं। लॉ, एविडेंस लॉ के 3 सिद्धांत हैं। तीनों सिद्धांतों को भी लिख देता हूं, यहीं चर्चा कर लेता हूं। इंग्लिश वाले पीडीएफ पे लिख देते हैं, इसका भी कुछ यूटिलाइज करते हैं। पहला क्या सिद्धांत है? साक्ष्य, ये 3 सिद्धांत हो रहे हैं, वो 3 उद्देश्य थे। उद्देश्य पर्पज, हमारा धरती पर जन्म किस लिए हुआ है, ये हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है। कि हमारा धरती पर जन्म क्यों हुआ है? एपीओ बनने के लिए, आरजेएस बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति साबित हो पाए। पर हमारे जीवन के सिद्धांत भी हैं। मेरे जीवन के सिद्धांत है कि मैं चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से पैसा ना कमाया जाए, जितना आवश्यक है उतना ही पैसा कमाए। अनावश्यक का मतलब कि कोई चीज 1 रुपए की है, आप उसको 1 रुपये 50 पैसे में बेच दो, ये वैलिड है। पर 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचना ये इनवैलिड है। ये मेरे जीवन के सिद्धांत है। तो जैसे सिद्धांत कई प्रकार से हो जाते हैं, कोई आम जीवन में कई लोगों के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो ये सिद्धांत दिए साक्ष्य विधि के कि साक्ष्य हमेशा विवादक तथ्य तक सीमित होना चाहिए। विवादक तथ्य तक
सीमित होना चाहिए। पहला सिद्धांत है कि केवल जो फैक्टिन इशू है, फैक्टिन इशू क्या होता है कि जिस बात को लेकर दोनों पक्षकारों का डिस्प्यूट है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं इसके घर गया था और इसने मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए, वो कह रहा है मेरे घर आया ही नहीं, तो अब विवादक इशू क्या है कि क्या मैं इसके घर गया था क्या? पहले तो ये डिसाइड करो कि घर गया था नहीं गया था, पैसे निकालने के बाद बात की है, क्योंकि डिस्प्यूट पहले इस बात पे मैं कह रहा हूँ घर गया था, सामने वाला कह रहा है कि यह तो हमारे घर आया ही नहीं उस दिन, तो पहले लड़ाई विवादक तख्ते क्या होगा, जिसका एक पक्षकार तो कहता है कि यह हुआ था, दूसरा पक्षकार उसको डिनाई कर देता, मना कर देता, वो विवादक तथ्य। तो साक्ष्य हमेशा विवादक तथ्य तक सीमित होना चाहिए। दूसरा, अनुश्रुत साक्ष्य मान्य नहीं है। अनुश्रुत साक्ष्य का मतलब होता है हियर से एविडेंस, है ना, हियर से एविडेंस मान्य नहीं है कि आपने घटना नहीं देखी, आपको किसी ने बता दी कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, फिर आप तीसरे व्यक्ति को जाकर या कोर्ट में जाकर एविडेंस दे रहे हैं कि मुझे उसने बताया था ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो ये हियर से एविडेंस है, सुना सुनाया साक्ष्य। एक्चुअल में जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से जो घटना देखी है वही आके एविडेंस देता है। कोई सेकंड व्यक्ति आकर अगर एविडेंस दे रहा है तो उसको माना जाता है हियर से एविडेंस। बट कहीं कहीं हियर से एविडेंस भी एलाउ किए जाते हैं कुछ अपवाद के रूप में, मृत्युकालिक कथन, कि जैसे मैं आज खिलाफ ले रहा था, मैंने कोई फैक्ट बोला, या मैं खिलाफ नहीं ले रहा होता, आप में से किसी व्यक्ति के साथ बैठा होता, मैंने एक कोई फैक्ट बोला कि मेरा ऐसा ऐसा झगड़ा चल रहा है और वो लोग मेरे को मारना चाहते हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और उसके अगले दिन ही मैं मर जाता हूं। तो अब आप कोर्ट में आके मेरा ये जो तथ्य मैंने आपसे कहा, इसको आकर एविडेंस दे सकते हो। जबकि मूल नियम क्या है कि जिस व्यक्ति ने कहा है, जिस व्यक्ति ने सुना है, मतलब जिस व्यक्ति ने देखा है वही एविडेंस दे। पर थर्ड व्यक्ति भी कभी आके दे सकता है, या इसलिए दे सकते हो क्योंकि मैं मर गया हूं, अब मैं वो साक्ष्य देने नहीं आ सकता कि मैंने ये बात कही थी। तो आपने वो बात जो मैंने कही थी वो सुनी है, तो आप कोर्ट में आकर एविडेंस दे सकते हो। तो हियर से एविडेंस के कुछ अपवाद हैं, सेक्शन 32 है, कन्फेशन है, एडमिशन है, रेफ जेफ्टे हैं, 60 का प्रोविजो, कोई बुक लिख के मर गया, उस बुक में फैक्ट और उसके ग्राउंड दिए, ये सारी चीजें एडमिटेड हैं हियर से एविडेंस के रूप में। तीसरा, प्रत्येक मामले में बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए, कि किसी मामले में 10 एविडेंस हो सकते हैं, तो कोर्ट कहता मुझे 10 एविडेंस की जरूरत नहीं है, प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दो। कि एक डिस्प्यूट मैटर चल रहा है जमीन का, और उस पर 50 गवाह आके कह रहे हैं मैं देख रहा हूं सर 1 साल से तो यही खेती कर रहा है, कोई कह रहा सर 2 साल से यही खेती कर रहा है, एक कह रहा है सर मैं 5 साल से देख रहा हूं, मैंने तो पिछली बार इसको खाद भी दिया था, मैंने इसके खेत में काम भी किया था। ऐसे 50 गवाह आके उस जमीन का मालिकाना हक तय करने के बाद में गवाह दे रहे हैं, पर उस जमीन के कागज हैं, उस जमीन के कर्ता प्यायी। कर्ता प्यायी का मतलब कि उस जमीन में जब पानी लगता है सरकार के किसी भी उपक्रम से, तो वहां में सरकार को 2-5 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से सरकार को पैसे जमा कराने होते हैं, जहां तालाब, नदियां, नहरों से लगता है, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति उस पर खेती कर रहा है, उस खेती के रूप में उसकी फसल की टिप्पणी गिरदावरी रिपोर्ट में जा रही है, वो कर्ता प्यायी जमा करा रहा है, तो वो कागज ला के एविडेंस पेश कर दो, सर ये गिरदावरी रिपोर्ट रही, ये कर्ता प्यायी मैंने जमा कराई और जमीन मेरे नाम से ही है, और ये जमीन की नकल, तीनों चीज ला दी, वो बेस्ट एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बेस्ट एविडेंस माना जाता है। डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस है कहीं पे तो वो बेस्ट है। अब आप कह रहे हो कि सर इसके इतना घाव हुआ था, दूसरा घाव कोई कह रहा है इतना हुआ था, इतनी जोर से नहीं मारी थी, धीरे ही दी थी उसने, तो ये झुक गया था, इसके सिर में लग गई थी। अरे डायरेक्ट आप मेडिकल रिपोर्ट ला के पेश करो ना, वो अपने आप बता देगी मेडिकल रिपोर्ट कितनी जोर से मारा था, क्या प्रेशर था, किस जगह पर लगी है, क्या इंटेंशन था, वो सारी चीज़ें बाद में डिसाइड हो जाएगी। पहले मेडिकल रिपोर्ट देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे कितना चोट लगी है, कितनी नहीं लगी है। तो ये 3 सिद्धांत एविडेंस के कि केवल फैक्टिन इशू का एविडेंस देना चाहिए, ठीक है, विवादक तथ्य का। दूसरा, हियर से एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम
साक्ष्य दिया जाना चाहिए, बेस्ट एविडेंस को अलाउ करने की बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। रेंज याद कर लेना, आरपीएससी की आदत है कि रेंज पूछ लेती है। रेंज का मतलब होता है कि 11-12 चैप्टर्स हैं, इसके 11 चैप्टर्स हैं, उन 11 चैप्टरों की रेंज। जैसे विबंध कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8 में विबंध है, जिसको एस्टॉपल कहते हैं इंग्लिश में, कि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उसको उसकी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। अगर उसने बात कही है और कोई दूसरे ने उस बात पर विश्वास करके आगे बढ़ गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये काम कीजिए और इससे आप पास हो जाओगे, ठीक है, और आपने उस पर आगे बढ़कर कोई काम कर लिया, अब मुझे उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। पर तब जब आपने कोई कार्य कर लिया, उससे आपने किसी प्रकार का फाइनेंशियल हित प्राप्त कर लिया, जैसे मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है और यहाँ से रोड निकलने वाला है, अभी तो मैं 2 लाख में बेच रहा हूँ, बाद में 20 लाख रुपए प्रति बीघा में बेचूंगा। आपने इस बात पर विश्वास करके वो प्रॉपर्टी ले ली, अब मुझे बाद में इस चीज़ से मुकरने नहीं दिया जाएगा। भले ही वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी, बाद में मेरे पास आ जाती है, तो फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल का एक सिद्धांत है, उसके द्वारा वो प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाएगी। तो रिगार्डिंग क्या है कि किसी व्यक्ति की कोई बात के कार्य पर विश्वास करके आप आगे बढ़ गए, तो उसको विबंध के द्वारा रोक दिया जाता है कि अब आप इस बात से पलट नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके चैप्टर रेंज याद कर लेना। जैसे विबंध चैप्टर 8 है, 115 से लेकर 117 तक है। ऐसे प्रत्येक चैप्टर की रेंज पता होनी चाहिए, ताकि आपको हेडिंग में भी सहायता करेगी और डायरेक्ट कई बार चैप्टर भी पूछ लेते हैं। तो 11 के 11 चैप्टर की एक लिस्ट बना लेना, एक मैं फोटो खींच के भी ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपको सहायता कर देगी, ठीक है, रेंज बनाने में। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शनों पे आते हैं। सबसे पहले कौन सा विधि है ये है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि, प्रोसीजर लॉ। 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक होता है मौलिक विधि सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रक्रिया विधि जिसको प्रोसीजर लॉ या एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है। मौलिक विधि आपको कोई राइट्स देती है, कोई अधिकार देती है, ठीक है। जैसे आईपीसी मौलिक विधि है कि जैसे ही कोई कार्य हुआ उस पर आपके खिलाफ आपको वाद लाने का अधिकार प्रदान करती है कि आपके साथ ये अपराध हुआ, चोरी का हुआ, आप वाद लेके आ सकते हो। तो जो अधिकार प्रदान करती है उसको बोलते हैं मौलिक विधि सब्सटेंटिव लॉ। दूसरा, जो उस अधिकार को कोर्ट के द्वारा प्रवर्तित करवाती है कि आपने चोरी का केस दर्ज किया, अब केस दर्ज करने से लेके सजा करवा कर आपको कंपनसेशन दिलवाना, ये सारा काम होता है प्रक्रिया विधि का। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रक्रिया विधि है, एडजेक्टिव लॉ है। बात करें तो 15 मार्च 1872 को ये एक्ट माननीय तत्कालीन गवर्नर जनरल जो भी रहे होंगे, वायसराय, उनके द्वारा साइन हुआ था। क्या ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है या फ्यूचर परफेक्टस से लागू होगा? 2 प्रभाव होते हैं किसी भी कानून के, तो जिस दिन ये कानून बना उस दिन से लेकर आगे के लिए लागू होगा। जैसा आप आर्टिकल 20 का सब क्लोज 1 पढ़ते होंगे, ठीक है, कि किसी कार्य को करने के समय अगर कोई विधि अस्तित्व में थी तो ही आप उसको सजा कर सकते हो, बाद में अगर उसी कार्य के लिए विधि लाई तो आप उस अपराध को कवर नहीं कर सकते। ठीक एविडेंस एक्ट में भी 2 प्रकार की चीजें कि जिस दिन से एविडेंस एक्ट लागू हुआ उससे आगे की चीजों पर ही एविडेंस लागू होगा, उससे बैक की चीजों पर क्या लागू हो सकता है। प्रोसीजर लॉ के बारे में एक कॉमन कंसेप्ट है कि प्रोसीजर लॉ को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव से मतलब उससे पहले भी कोई कार्रवाइयां चल रही है तो उसमें भी एविडेंस लॉ को लागू किया जा सकता है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेशन समझो कि जैसे पीओ एक्ट है 1958 परिवीक्षा अधिनियम, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है, आप पढ़ोगे उसको। वो कहता है कि कभी कोई अभियुक्त है जिसने पहली बार अपराध किया है, अपराध ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 साल तक है या मृत्यु आजीवन कारावास नहीं है, तो चाहे मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां थी कि उससे गलती से अपराध हो गया या अपराध का नेचर ग्रीवियस नहीं है, बहुत इजी नेचर का है,
तो आप उसको परिवीक्षा का लाभ दे सकते हो, बिना सजा के ही छोड़ सकते हो, प्रोबेशन का फायदा दे सकते हो। ये कानून अभियुक्त को सहायता देने के लिए बनाया गया था। अब ये कानून 1958 में बना। कोई व्यक्ति इस कानून के बनने से पहले ही कोई केस संस्थित हो चुका था और ये कानून बनने के बाद उसको अगर कन्विक्ट किया है तो वहाँ प्रोबेशन का फायदा दे दो, या कोई मामला जो पहले डिस्पोज हो चुका था अगले दिन से ये कानून लागू हुआ तो बैक डेट से जाकर भी प्रोबेशन एक्ट का फायदा दिया जा सकता है। तो प्रक्रिया विधि मोस्ट ऑफ द बूथलक्षी प्रभाव रखती है। इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों प्रकार के सिविल और क्रिमिनल मामलों पर सेम रूप से अप्लाई होता है। कुछ प्रोविजन है जो केवल सिविल पे लागू होंगे, कुछ प्रोविजन है जो केवल क्रिमिनल पे लागू होंगे। उसकी हम साथ साथ चर्चा करते रहेंगे कि कौन सा किस प्रोविजन पे लागू होता। बाकी 90% प्रोविजन क्रिमिनल और सिविल पर समान रूप से लागू होते हैं। ये लेक्स फोराई लॉ है। ये क्या होता है? दो प्रकार के कानून होता है। एक लेक्स लोकाई। लेक्स लोकाई का मतलब होता है कि आपके साथ वो कानून चलेगा। जैसे जो हमारे फैमिली लॉ या पर्सनल लॉ होते हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ तो अब चाहे मैं अमेरिका में जाके शादी करूँ, चाहे अमेरिका में तलाक लूँ, मेरे साथ ये हिंदू मैरिज एक्ट हमेशा चलेगा। ये लेक्स लोकाई नेचर का मतलब जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। लोकाई का मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप लोकेशन से संबंध कर लो कि जिस लोकेशन के आप हो उसी लोकेशन का कानून आपके साथ चलता है लेक्स लोकाई में। लेक्स फोराई का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका वाद संस्थित किया गया है वहाँ का कानून पढ़ा जाता है। जैसे फॉरेनर कोई आ गया इंडिया में, कोई मर्डर कर दिया, तो अब उस पर अमेरिका का एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा, हमारे इंडिया का एविडेंस एक्ट लागू होगा। ऐसे कानूनों को कहा जाता है लेक्स फोराई। लेक्स फोराई मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर एक्ट लेक्स फोराई होते हैं क्योंकि ये हमारे साथ अमेरिका में नहीं जाते। जैसे मैंने अमेरिका में जाके दोबारा शादी कर ली, यहाँ वहाँ सक्सेशन का कोई इशू था या मेरे डाइवोर्स का इशू था, तो पढ़ा तो इंडिया का हिंदू मैरिज एक्ट ही पढ़ा जाएगा, यहाँ के डाइवोर्स वाले एक्ट पढ़े जाएंगे। पर जब एविडेंस लेंगे वहाँ के कोर्ट में तो एविडेंस में अमेरिका का एविडेंस एक्ट ही काम में लिया जाएगा क्योंकि वो लेक्स फोराई नेचर का वहाँ का है। इसका नेचर एविडेंस का लेक्स फोराई नेचर है, मतलब ये अपनी जगह पर ही सीमित रह जाता है, कहीं जाता नहीं। लेक्स लोकाई वाला कानून हमारे लोकेशन के साथ ही जाता है। लेक्स फोराई प्रोसीजर लॉ होता है, जिस जगह पर कार्रवाइयाँ संस्थित की जाती है वहाँ के कानून के रूप में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। आपसे पूछेगा कि किस नेचर का है, बस रट लो कि लेक्स फोराई नेचर का है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब पढ़ते हैं इसकी उद्देशिका। क्या कहती है उद्देशिका? साक्ष्य की विधि का, एविडेंस लॉ का समेकन। समेकन होता है एक जगह पर समेटना, कि हो सकता है उस समय अलग अलग जगह एविडेंस के छोटे मोटे पोर्शन पड़े हों, उन सभी को समेट कर एक जगह पे इकट्ठा किया है एविडेंस लॉ ने। तो साक्ष्य विधि का समेकन किया, उसको परिभाषित करना और उसको संशोधन करना उस समय समीचीन था, आवश्यक था, इसलिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा, हमने मान लिया कि इन तीन उद्देश्य के लिए एविडेंस एक्ट को बनाया गया था। भाग फर्स्ट, ऐसे तीन भाग पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट बताएगा तथ्यों की रिलेवेंसी, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगतता। इसका पहला चैप्टर है संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार, जैसा हर किसी का होता है। यहाँ इस अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा गया और ये संपूर्ण भारत पर लागू है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर वाला ये जो प्रोविजन है इसको हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द लिखा हुआ था उसको 31 अक्टूबर 2019 के बाद हटा दिया गया। तो अब पूरे भारत पर लागू है, सभी न्यायालयों पर लागू है या न्यायालय के समक्ष की सभी कार्रवाइयों पर लागू है। पर तीन प्रकार के सेना न्यायालयों के अलावा बाकी सेना न्यायालय पर ये लागू नहीं है। ये कहता है कि आर्मी एक्ट है कोई,
कोई नेवल डिसिप्लिन एक्ट है या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट है, इनके अधीन कोई आर्मी कोर्ट बने हुए उनसे भिन्न सेना न्यायालयों पर तो ये लागू होगा, पर इन 4 एक्ट के अधीन अगर कोई आर्मी कोर्ट बने हैं वहां पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो एविडेंस एक्ट 4 प्रकार के आर्मी एक्ट बने हुए हैं, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, इंडियन नेवी नेवल डिसिप्लिन एक्ट और आर्मी एक्ट। इन चारों के अधीन जितने भी आर्मी कोर्ट बने हैं वहां पर लागू नहीं होगा। बाकी सभी सेना न्यायालय पर भी लागू होता है, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो किस पर लागू नहीं होता? 2 चीज़ों पर लागू नहीं होता। एक तो जो शपथ पत्र एफिडेविट, इस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। दूसरा, कोई मीडिएटर मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाई होती है उस पर ये लागू नहीं होता। मतलब आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ का मतलब है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। तो आपको पूछेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर लागू नहीं होता। एक लिस्ट बना लो, लिख लो कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता। देखो कहाँ लागू नहीं होता, लागू तो सब जगह होता है, आप नॉट अप्लाई वाला याद रख लो कहाँ लागू नहीं होता। तो एक तो शपथ पत्र पर नहीं हो रहा, इंग्लिश में लिख लेना एफिडेविट। दूसरा किस पर नहीं हो रहा? मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर, आर्बिट्रेटर के समक्ष, मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर। तीसरा, जो विभागीय जांच होती है, विभागीय जांच, जब आप नौकरी लगोगे विभाग में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो विभाग जांच करता है, वहां एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता विभागीय जांचों पर। प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष की कार्रवाइयों पर, प्रशासनिक अधिकरण पढ़ा है कहीं पर? ये सब नहीं पढ़ा क्या? चलो मैं याद दिलाता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 ए और बी में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बता रखी है, तो वहाँ प्रशासनिक अधिकरण जब कोई कार्रवाइयाँ करता है वहाँ लागू नहीं होता। ये एक विशेष केस में कहा गया था, इसको भारत संघ वर्सेज TR वर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ट्रिब्यूनल के समक्ष जितनी भी कार्रवाइयाँ चलेगी उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। 5, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, हाई कोर्ट की अवमानना कार्रवाई पर लागू नहीं होता। ये भी स्टेट वर्सेज पद्मकांत के केस में कहा गया था, लिख लेना केस लो, ठीक है। और जो चुनाव की पिटीशन होती है, चुनाव याचिकाएं लगती हैं, याचिकाएं, उन पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट को लागू नहीं किया जाता, बाकी सभी जगह इंडियन एविडेंस एक्ट समान रूप से लागू होता है। तो क्या साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण अधिनियम है या इसमें इसके अलावा भी कहीं एविडेंस के प्रोविजन किए गए हैं? वैसे एक केस आया था, इस केस को लिखो आप। ये पूछा जाता है क्या एविडेंस संपूर्ण अधिनियम है, मतलब एक संहिता का रूप लिया हुआ है या कुछ कमियां हैं इसमें? तो एक H आडवाणी का केस था, वर्सेज राज्य 1971 का ये केस है। इसमें क्या कहा गया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट पूर्ण संहिता है। क्या है? पूर्ण संहिता है, मतलब कोड है, कंप्लीट, सभी एविडेंस एक्ट को संहिता है और साक्ष्य के संपूर्ण नियमों को समाहित करता, साक्ष्य के संपूर्ण नियमों को समाहित करता है। मतलब इसके अंदर पूरे एविडेंस के सभी रूल्स हैं। बट आप देखोगे कि इसके अलावा भी एविडेंस की कई चीज़ें ना आपको दूसरे एक्टों में मिलेगी। जैसे आप जब CRPC पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर
292 293 वो एविडेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट है या कुछ हैं रासायनिक जो लेबोरेटरीज होती हैं, फोरेंसिक लेबोरेटरीज, उनकी रिपोर्ट एविडेंस में पढ़ी जा सकेगी। कोई आइडेंटिफिकेशन मजिस्ट्रेट करता है, वो रिपोर्ट एविडेंस में पढ़ी जा सकेगी। 292-93 सीआरपीसी एविडेंस के प्रोविजन करता है। सीपीसी में चैप्टर 26 जो कमीशन ऑर्डर 26 जो कमीशन के रिगार्डिंग है, कमीशन भी एविडेंस लेने का एक प्रोसीजर बताता है, क्योंकि यहाँ कमीशन का प्रोविजन नहीं कर सकता। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 18-19 लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 18-19 एविडेंस का प्रोविजन करता है। टीपी एक्ट में प्रोसीजर बता रखी है, जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई कहाँ से डिसाइड करोगे, तो वहाँ प्रोसीजर बता रखा 59 में जब आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हो, 54 में सेल करते हो, थर्ड क्लोज होगा 54 का 123, तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोसीजर बता रखा है कि प्रॉपर्टी को कैसे करते हैं। तो कहीं जगह पढ़ेंगे आप इंडियन स्टाम्प एक्ट का सेक्शन 35 है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 है, 49 है, 50 है, ये सब एविडेंस के रिगार्डिंग बात करेगी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कब एविडेंस में काम लेना है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कब एविडेंस में काम लेना है। तो ये सेक्शन शुरू करने से पहले की कुछ प्रोसीडिंग थी जिसको शुरू किया, और एविडेंस एक्ट लागू कब से हुआ इस पर भी बात कर लेते हैं कि 1 सितंबर 1872 को ये एविडेंस एक्ट लागू हुआ। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि अभी एविडेंस एक्ट को शुरुआत करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंग्लिश वाला करेंगे, इतने में हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। कल से एविडेंस एक्ट को विधिवत शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का अधिनियम एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, 15 मार्च 1872 को ये एक्ट पर तत्कालीन जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय की पोस्ट पे बैठते थे, जैसे अभी राष्ट्रपति है वैसे, वो अधिनियम को उन्होंने साइन करके एक बिल को अधिनियम के रूप में बदला। ठीक है, प्रीएम्बल क्या कहती है इसकी, वेयर एज इट इज एक्सपेंडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, 3 पर्पज के लिए कि ऑल एविडेंस को एक जगह पर कंसोलिडेट करना है, डिफाइन करना और अमेंड करने के लिए अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियर बाय इनेक्टेड एट द फॉलो। चैप्टर 1 जो रिलेवेंसी के रिगार्डिंग बात करेगा, इसकी लिमिट है सेक्शन 1 से 55 तक चैप्टर 1 चलेगा, सेक्शन 1 से 55 तक, और इसका प्रीलिमिनरी वाला सेक्शन है, चैप्टर है, सॉरी ये पार्ट 1 था, ये 1 से 55 तक चलेगा, और चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी की बात करें तो ये सेक्शन 1 से 4 तक चलेगा। क्या होता है देखो, ये इस सेक्शन 1 कहता है इसका कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, एज पर जैसे अदर लॉ में पढ़ते हो सेम वही बात है कि इस एक्ट का नाम इंडियन एविडेंस एक्ट है। इट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, उसको रिपील कर दिया है, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से इसको रिपील कर दिया। तो इस एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया एंड अप्लाई टू द ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है, इन या बिफोर, या तो न्यायालय में होती है या न्यायालय के समक्ष, एनी कोर्ट के में जुडिशियल प्रोसीडिंग है या एनी कोर्ट के बिफोर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उन पर सभी पर लागू होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल पर भी लागू होगा, वहाँ भी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा जाएगा। पर 4 प्रकार के कोर्ट मार्शल को ये अलग करता है। 4 प्रकार के कोर्ट मार्शल कौन से, अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वीन अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। इन 4 एक्ट के अधीन अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उसके में इंडियन एविडेंस एक्ट को ये अलाउ नहीं करता। तो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट नॉट टू एफिडेविट। यहाँ एक लिस्ट बता रहा है कि कहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट अप्लाई होगा, वो है कि नॉट अप्लाई टू एफिडेविट प्रेजेंट
टू द एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर किसी भी कोर्ट के सामने जो प्रेजेंट किया वो एफिडेविट, उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। और प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर है मध्यस्थ उसके समक्ष कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। बाकी मैंने एक लिस्ट आपको लिखा दी है कि एफिडेविट और आर्बिट्रेटर के अलावा जो आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है वहाँ भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनी होती है वहाँ पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा के केस में ट्रिब्यूनल के मामले का जजमेंट दिया गया था। हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। स्टेट वर्सेज पद्मकांत के केस में इसको डिसाइड किया गया था। और इलेक्शन पिटीशंस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। ये एक जनरल सा इंडियन एविडेंस एक्ट का छोटा सा लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था। देखो एविडेंस होता क्या है, एक आप एविडेंस पढ़ोगे, एक आप प्रूफ पढ़ोगे। ये तो होता है साक्ष्य, ठीक है। एक साक्ष्य के अलावा दूसरा शब्द आप पढ़ोगे सबूत। क्या फर्क होता है साक्ष्य और सबूत में? साक्ष्य तो वो चीज है जो कोर्ट के सामने दी जानी है, जो कोर्ट के सामने दी जानी है, वो क्या चीज होती है? साक्ष्य। जैसे आपने कोर्ट के सामने कहा कि मैंने इसको ए को बी को गोली मारते हुए देखा था, तो ये तो हो गया साक्ष्य, एविडेंस हो गया। अब इस एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन हुई कि कौन सी गन थी, आपने कहा सर सिंगल नाली गन थी, और आपके क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, आपसे पूछा अभियुक्त ने कौन सी शर्ट पहन रखी थी, ये थी, कहाँ खड़ा था, ठीक है। सारी चीज़ों के बाद भी आपका एविडेंस रिबट नहीं हुआ। रिबट मतलब खंडन नहीं हुआ। आपने जो बात कही वो बाकी एविडेंस के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी, कोरोबरेट कर रही थी, और आपसे पूछे गए किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में, प्रति परीक्षा में आप फेल नहीं हुए। जैसे मैं एक झूठी बात कह दूं कि मैं तो अमेरिका जाके आया था, आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू करो मेरे से, तो आप पूछोगे हाँ तो कौन से गेट कैसा अमेरिका में बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी कैसे चेक करती है, तो मैं कह दूँ कि ऐसे ही किया था हाथ ऊंचा करवा के। आप कहोगे फिर आप अमेरिका गए नहीं हो सर। अमेरिका में एक अलग से कमरा बना होता है, वहाँ आपको पूरे कपड़े उतरवा कर चेक करवाया जाता है। तो मतलब मेरी बात को आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में खारिज कर दिया कि मैं अमेरिका गया था। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले का जो एविडेंस दिया होता है वो होता है साक्ष्य, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो चीज़ें खंडित हो जाती है वो तो हटा दी जाती है, और जो बात इंपॉर्टेंट बच जाती है, जो किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में रिबट नहीं हुई, खंडित नहीं हुई, वो बन जाती है सबूत। तो जब साक्ष्य में प्रमाण करने का भार, प्रूव करने का भार आ जाता है, वो सबूत का रूप ले लेती है। जैसे साक्ष्य तो क्या हो गया कि इस प्रॉपर्टी पे ये खेती कर रहा है 10 सालों से, मैं देख रहा हूँ 5 सालों से कर रहा है, 8 सालों से कर रहा है, पर जैसे ही उसने उस खेती के रिगार्डिंग अपनी गिरदावरी, नक्शा, सब चीज़ें पेश कर दी, तो वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अब ये ही खेती कर रहा था, और साथ में वो ये चीज़ें भी ऐड कर देता है कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने जो खेती की थी, बीज यहाँ से खरीदा, खाद यहाँ से खरीदा, दवाई इससे करवाई, और देखो कि मैंने मजदूरों को मैंने ही पैसे दिए थे, तो वो सारी चीज़ें प्रूव कर देती है कि आप खेती कर रहे थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।